हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था आपसे पॉलीसेकेराइड, जिसमें मैंने स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, है ना, इन सभी के बारे में जो भी बातें थी उनका डिस्कशन आपसे कर लिया था, है ना। जितनी जानकारी हो सकती थी, जरूरी थी आपके लिए, उतनी मैंने आपको बता दिया था, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक इस चैप्टर में जो आता है जय वर्ड में, वो आपका रहता है एमिनो अम्ल, है ना। एमिनो अम्ल रहेगा, उसके बाद प्रोटीन आएगा, और प्रोटीन के बाद आपका फिर विटामिन आता है, और विटामिन के बाद फिर आपका न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन आ जाता है ना। चैप्टर आपका एंड हो जाता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आज का डिस्कशन करना है एमिनो अम्ल के विषय में। देखिए नाम से पता चल रहा है एमिनो अम्ल, है ना, यानी इसमें एमीन एमीन के जैसा कुछ नाम आ रहा। तो एमीन का मतलब एमीन समूह, अम्ल का मतलब तो अम्ल जानते ही हैं आप, ठीक है। तो देखिएगा एमिनो एसिड क्या होते हैं। लिखा वे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनमें एक एमीन समूह, कम से कम एक एमीन समूह, एमीन समूह क्या होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कम से कम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कम से कम एक एमीन समूह और एक कम से कम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ठीक है, पाया जाता है, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे, एमिनो अम्ल, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा, यह प्रोटीन के निर्माण की मुख्य इकाई होते हैं, यानी एमिनो अम्ल जो होते हैं, है ना, वो प्रोटीन के निर्माण की मुख्य इकाई होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं, है ना, तो एक बृहद स्ट्रक्चर, लार्ज मॉलिक्यूल या लार्ज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन, है ना। तो एमिनो अम्ल के जुड़ने से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए एमिनो अम्ल को प्रोटीन के निर्माण की इकाई कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या है, जैसे जनरल फार्मूला एमिनो अम्ल का दिखा जाए तो वो किस प्रकार से बनेगा, तो चलिए मैं उसको बता देता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं उसको। तो यहां पर देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, है ना, भाई कार्बन तो होगा ही इसके अंदर, है ना। अब उसमें क्या है, कम से कम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह क्या होता है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, और कम से कम एक एमीन समूह। तो चलिए कम से कम एक एमीन समूह, NH2 लगा दिया। बाकी क्या होगा इसमें, तो बाकी कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो सकता है ना, एल्किल समूह हो सकता है, ये देखिए, ठीक है। तो एमिनो अम्ल का एक जनरल फार्मूला ये देखिए बन गया है ना, कि RCH NH2 और COOH। देखिए एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है और एक एमीन समूह है। भाई इसको क्या कहेंगे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और ये क्या है, NH2 एमीन समूह है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला देखिए इसका बना दिया है मैंने। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R, उसके बाद CH, है ना, फिर NH2 और COOH, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप RCH NH2, है ना, और COOH, है ना, ये ब्रैकेट लगा करके भी लिख सकते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला है एमिनो अम्ल का, ठीक है। तो इस प्रकार से आज एक दिन ऐसा होते कहा सब, तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके एमिनो अम्ल, है ना, उसका सामान्य फार्मूला, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, ये एमीन समूह है, ये एल्किल समूह, ये हाइड्रोजन है, देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सामान्य फार्मूला इसका होता है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके क्लासिफिकेशन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी एमिनो एसिड आपका कितने टाइप से क्लासिफाई होता है ना, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन में मेनली आपका 3 टाइप का मिलता है, एक एसिडिक है, एक बेसिक है, एक न्यूट्रल है ना, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन एमिनो अम्ल, ठीक है। अब देखिए एमिनो अम्ल भी मैंने बताया, तो एमिनो अम्ल में जो NH2 समूह होता है, NH2 एमीन समूह, एमीन समूह की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। क्यों होती है, क्योंकि एमीन समूह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन भी दान करने का काम करता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, उसके तो नाम में ही पता चल रहा वो अम्ल है, ठीक है। तो अम्लीय समूह भी उपस्थित है, क्षारीय समूह भी उपस्थित है, इसलिए एमिनो अम्ल रियलिटी में कैसा होता है, उदासीन,
ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि जब कभी भी इसमें अम्लीय या क्षारीय समूहों की संख्या घटती या बढ़ती है तभी वो अम्लीय हो जाता है और तभी वो क्षारीय हो जाता है। मान लिया एसिडिक समूह अम्लीय समूह बढ़ गया तो इमिनो अम्ल आपका अम्लीय प्रकृति का बन जाएगा। अगर क्षारीय समूह बढ़ गया तो इमिनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का हो गया। दोनों की संख्या बराबर है तो इमिनो अम्ल उदासीन प्रकृति का बन गया। ठीक है। तो पहला देखिएगा लिखा हुआ है अम्लीय इमिनो अम्ल। अब अम्लीय इमिनो अम्ल में क्या होगा, परिभाषा अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो वे इमिनो अम्ल जिनमें क्या होता है एक एमीन समूह। एमीन समूह कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है। तो जिनमें केवल एक एमीन समूह और एक से अधिक क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पाए जाते हैं उन्हें अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। भाई अम्ल वाला समूह ज्यादा होगा तभी तो अम्लीय बनेगा। ठीक है। क्षार वाले में क्षारीय समूह ज्यादा होगा तभी तो क्षारीय बनेगा। जो ज्यादा होगा उसी का इफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें अम्ल वाला समूह संख्या में ज्यादा होता है इसलिए कैसा बन जाएगा अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखिएगा तो एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं जैसे एस्पार्टिक अम्ल है ना, ये आपका एस्पार्टिक अम्ल है ना। एस्पार्टिक अम्ल है, फार्मूला क्या बनेगा तो फार्मूला देख लीजिए। जैसे ये है आपका HC है ना, ये C और यहाँ पर लगा देते हैं NH2, इधर COOH, यहाँ COOH। ठीक है, इधर लगा दिया ये है ना। तो ये हो जाता है एस्पार्टिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, ये है आपका एस्पार्टिक एसिड है। एक हाइड्रोजन लगा दीजिए है। तो ये देखिए है तो 4 बॉन्ड है ना, इसे हाइड्रोजन लगाना तो ये आपका बन जाएगा एस्पार्टिक अम्ल। अगर इसको फार्मूले के रूप में लिखे तो फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। इसे देखिए क्या है, तो ये आपका है CH2, ये CH2, फिर उसके बाद CH और इसके बाद क्या है NH2। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है ना, ये है आपका फिर यहाँ लिखेंगे COOH है ना, ये लिख देंगे यहाँ और इसमें ट्राइच लगा देंगे 2 है और फिर NH2। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो CH2 ये हो जाएगा, CH ये हो जाएगा, 2 COOH है ये लिख दिया और NH2 लिख दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए है ना, उससे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यहाँ अम्लीय वाला समूह कितना है देखिए, ये है अम्ल वाला समूह, अम्ल वाले समूह की संख्या ज्यादा है इसलिए इसको क्या कहेंगे अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा क्षारीय वाले में, तो क्षारीय वाले में क्षार की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो वो बन जाएगा क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षार कौन है, तो यहाँ पर है NH2 समूह, तो इसमें क्या होगा सेकंड वाले में आपके NH2 समूह की संख्या बढ़ जाएगी तो वो बन जाएगा क्षारीय एमिनो अम्ल। ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल लिख देते हैं। तो इसे क्षारीय वाला आया। अब अगर डिफिनेशन लिखना हो तो वे एमिनो अम्ल जिनमें क्या होता है कम से कम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, लेकिन एमीन समूह की संख्या क्या होती है हमेशा अधिक होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से ज्यादा होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे क्षारीय एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एमीन समूह की संख्या अधिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की संख्या क्या है कम है, वो कम होगा वो ज्यादा होगा, बस बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या इसका, जैसे एग्जाम्पल है लाइसिन। तो एग्जाम्पल जैसे आपको देते हैं है ना, लाइसिन। ठीक है। लाइसिन इसका एग्जाम्पल है। कैसे बनेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 या CH2 टू द होल 4 और ये CH है ना, ये NH2 और ये COOH है ना। तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। या फिर इस फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, लिखिए चाहे जैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दोनों में से आप चाहे जैसे लिखिए, और करके हम बना देते। देखिए NH2 लिखा तो ये NH2 हो गया और ये CH2 का होल 4 है। फिर उसके बाद क्या देखिए CH है। ठीक है। और CH से क्या लगा है फिर, तो NH2 लिखा हुआ है ना, ये NH2 लगा दिया, सामने भी लगा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या है COOH है ना। तो ये फार्मूले के रूप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको इसी के साथ ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसे कोई दिक्कत नहीं, चाहे स्ट्रक्चर बना करके लिखिए चाहे फार्मूले के रूप में ऐसे लिख दीजिए, वो कोई दिक्कत समस्या नहीं। यहाँ पर है क्या देखिए, NH2 समूह की संख्या कितनी है 2, एक यहाँ है एक यहाँ है। NH2 समूह कैसा होता है क्षारीय होता है। ठीक है। तो क्षारीय होने की वजह से ये क्या है प्रकृति में क्षारीय एमिनो अम्ल बन जाएगा। भाई यहाँ क्षारीय समूह की संख्या बढ़ गई, एक ये है एक ये है, अम्लीय समूह की संख्या कम हो गई, COOH केवल एक है।
ठीक, तो ये क्षारीय बन गया। अब इसमें आया उदासीन, तो वे एमिनो अम्ल जिसमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल, है ना, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो यहां पर दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल ग्लाइसिन दिया जाता है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल है ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहां लिख देते हैं HC, है ना, ये आपका चाहे जहां लगा दीजिए, है ना, चाहे ये लगा दीजिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये H लगाइए, एसिड। ठीक है, तो एक देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, एक NH2 समूह है, 2 हाइड्रोजन है ना, CH2NH2COOH। फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, संरचना बना करके लिख सकते हैं। फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो कैसे बनेगा, CH है, एक साइड में क्या है NH2 और एक साइड में COOH, है ना, ये देखिए बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, CH2 है, एक बॉन्ड इधर लगा है, एक बॉन्ड इधर लगा, 2 ये 2 2 4, बैलेंस कंप्लीट है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी जो एमिनो एसिड्स के विभिन्न प्रकार के गुण हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट गुण हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो 3 प्रॉपर्टीज हैं आप एमिनो एसिड्स की, वो महत्वपूर्ण है। पहला क्या है आपका, पहला है उभयधर्मी प्रकृति, है ना, यानी इसको कहते हैं हम न्यूट्रल नेचर, है ना। उसके बाद सेकंड आपको दिया गया ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन को ज्यूटर आयन ही कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, उभयधर्मी प्रकृति है, दूसरा क्या है, ज्यूटर आयन है, सेकंड नंबर। थर्ड क्या है, समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान से पढ़ना है, इसमें से कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा क्या है, उभयधर्मी प्रकृति। देखिए उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी वो होता है जिसमें अलग अलग कई प्रकार के गुण पाए जाते हों, है ना, एक से ज्यादा गुण जिसमें पाए जाएं, वो उभयधर्मी का काम कर सकता है। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर कहेंगे इसको ज्यादातर, तो उभयधर्मी प्रकृति, है ना, न्यूट्रल नहीं कहेंगे, एम्फोटेरिक कहेंगे, ज्यादा सही रहेगा, है ना, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज होगी वो एम्फोटेरिक नेचर है, उभयधर्मी प्रकृति। ठीक है, तो एमिनो में क्या होता है, अम्लीय गुण भी होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की वजह से, क्षारीय गुण भी होता है एमीन समूह की वजह से। तो अमीनो अम्ल अम्ल के गुण भी प्रदर्शित कर सकता है और क्षार के भी गुण प्रदर्शित कर सकता है। तो ऐसा पदार्थ जो अम्ल के गुण भी प्रदर्शित करे और क्षार के भी गुण प्रदर्शित करें, उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी, दोनों गुण दिखा सकता है, बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो देखिए यही यहाँ पर लिखा कि एमिनो अम्ल में अम्लीय COOH समूह तथा क्षारीय NH2 समूह दोनों उपस्थित होते हैं, जिससे इसमें अम्ल व क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। अतः एमिनो अम्ल की प्रकृति क्या होती है, उभयधर्मी होती है, एम्फोटेरिक नेचर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स का जो एम्फोटेरिक नेचर है वो इन दोनों समूह की वजह से होता है ना। जैसे देखिएगा मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए बना देता है स्ट्रक्चर इसका, है ना, तो ये आपका है COOH, ये कॉमन फार्मूला ले लेते हैं RNH2 और ये ले लिया H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल फार्मूला एमिनो एसिड का है। ठीक, तो एमिनो एसिड में क्या देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, NH2 आपका एमीन समूह है, ये क्षारीय होता है, ये अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, उदासीन प्रकृति का हो जाता है। एक कॉमन एग्जांपल में, अब टाई की बात नहीं कर रहे हैं कि अम्लीय वाले में अम्लीय बढ़ जाता, क्षारीय वाले में क्षारीय बढ़ जाता, है ना, यहाँ पर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, जो एक कॉमन सा आपको मिल जाएगा, है ना। आर को थोड़ा सा हम शुद्ध कर देते हैं, आर को ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये एमिनो अम्ल है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति, दोनों गुण दिखाएगा, इसकी वजह से अम्ल है, इसकी वजह से क्षार है, तो ये कैसा हो गया, उभयधर्मी, दोनों का काम कर सकता है। जहां पर वक्त आएगा क्षार का काम करेगा, जहां पर वक्त आएगा अम्ल का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर लिखा ज्यूटर आयन। अब देखिए ज्यूटर आयन क्या होता है, तो ज्यूटर आयन जो होता है आपका, ये जो एमिनो अम्ल है ना, ये क्या कर, देखिए इसमें अम्ल है, अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है ना। NH2 क्या है, तो क्षार है, क्षार क्या करता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम करता है कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन को त्याग करेगा और ये क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम करेगा,
है ना, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपका एमिनो अम्ल है ये ठोस अवस्था में द्विपोलर आयन, है ना, डाइपोलर आयन, ठीक है, या द्वि आवेशित आयन के रूप में रहता है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर है तो ज्यूटर आयन इसको कहा जाएगा। है थ्योरी अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगी, नोट्स अगर लिखना होगा तो वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, तो ये है, अब ये हाइड्रोजन का त्याग करेगा, ये उसको ग्रहण करेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, तो ये बन गया, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, NH2 था NH3 हो गया। इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या किया है, हाइड्रोजन को देकर के जोड़ लिया अपने साथ, ठीक है। तो ये देखिए बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं ज्यूटर आयन। ये देखिए, है? तो इसमें आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, है ना, कि जब एमिनो अम्ल में अम्लीय कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है और क्षारीय एमीन समूह उस हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लेता है ना, तो एमिनो अम्ल ठोस अवस्था में एक द्विआवेशित आयन के रूप में रहता है ना। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज्यूटर आयन, आपका ये संरचना बनी, इसको कहा गया ज्यूटर आयन। ये प्लस और माइनस के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है ठोस अवस्था में, इसी विशेष संरचना को ज्यूटर आयन कह दिया गया है, ठीक है। इसकी थ्योरी देखिएगा तो स्क्रीन पर यहाँ पर आ गई है ज्यूटर आयन की परिभाषा। अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए आपको दिया गया समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ये क्या है ना। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है, वह पीएच मान जिस पर, तो वह पीएच मान जिस पर किसी एमिनो अम्ल में, है ना, वह पीएच मान जिस पर किसी एमिनो अम्ल में धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो धनावेश ऋणावेश की संख्या किसी भी एमिनो अम्ल के अंदर जिस पीएच मान पर बराबर होती है उसे उसका समविभव बिंदु कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन का एग्जांपल दिया गया कि ग्लाइसिन जो आपका है, अभी पीछे अमीनो अम्ल जो मैंने पढ़ाया था ग्लाइसिन आपका, है ना, तो वो क्या होता है, उसका समविभव बिंदु 6 होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि उदाहरण सहित समझाइए समविभव बिंदु को, तो लिख दीजिएगा कि ग्लाइसिन का समविभव बिंदु जो होता है वो कितना होता है, 6, यानी वो 6 पीएच मान, पीएच बराबर 6 पर ग्लाइसिन में धनावेश और ऋणावेशों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो वही 6 क्या हो जाएगा, वही 6 हो जाएगा ग्लाइसिन का समविभव बिंदु, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वह पीएच मान जिस पर किसी भी एमिनो अम्ल में धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका समविभव बिंदु कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन का समविभव बिंदु कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको मिलती हैं एमिनो अम्ल के अंदर, उभयधर्मी प्रकृति, ज्यूटर आयन और समविभव बिंदु, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एमिनो अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण गुण, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी जो टाइप है इसके वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं, एक इसेंशियल है और एक है नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में क्या होता है, देखिए इसेंशियल का मतलब क्या है कि आवश्यक, और नॉन इसेंशियल का मतलब है अनावश्यक। तो 2 कैटेगरी में इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना। पहला जो आपका है वो है इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी, अब देखिए एमिनो एसिड क्या है, भाई शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है ना। तो वे एमिनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है ना, इनकी आवश्यकता है शरीर को, ठीक है। यानी आवश्यकता तो होती है, चाहे वो हो, चाहे आवश्यक हो चाहे अनावश्यक हो, ठीक है, आवश्यकता तो दोनों की है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वे एमिनो अम्ल जिनकी आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होती है, लेकिन इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, यानी ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं,
और जब हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इनको बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा। शरीर की वृद्धि और विकास अगर करना है और ये हमारे शरीर में नहीं बन रहे हैं, है ना, तो जब नहीं बनना है तो इनको बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा। यानी अब इनको बाहर से लेना जरूरी हो गया है, वरना कमी हो जाएगी शरीर में, है कि नहीं। तो जब इनको बाहर से ग्रहण करना आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, तो वे एमिनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका संश्लेषण या लेकिन इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, मेन, एग्जैक्ट, करेक्ट, राइट। ठीक है, तो ये डिफिनेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे वैलिन लिखा हुआ है, ल्यूसीन लिखा हुआ है और फेनिल एलानिन लिखा हुआ है। तो 3 एग्जाम्पल इधर लिखा है शॉर्टकट में, वी से वैलिन, एल से ल्यूसीन, पी से क्या बन जाएगा, फेनिल एलानिन। तो वीएलपी शॉर्टकट लिख दिया याद करने के लिए, वीएलपी, है ना, वैलिन, ल्यूसीन, फेनिल एलानिन। ठीक है, तो आवश्यक में ये हो जाएगा कि इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो इनको हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, और नहीं लेंगे तो कमी हो जाएगी, इसलिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अनावश्यक में, नॉन इसेंशियल में। तो वे एमिनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनका संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है, ये हमारे शरीर में बनते हैं, हमारा शरीर इनका उत्पादन कर लेता है, इनका निर्माण कर लेता है, इनको बना लेता है, तो हमें इन्हें ग्रहण करने की बाहर से कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इनको हम क्या कह देंगे, अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि वे एमिनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं, कॉमा लगा करके, या उन्हें लिखिएगा तो उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एस्पार्टिक अम्ल, है ना, अभी पीछे लिखा है आपको, तो ये एस्पार्टिक अम्ल वाला एग्जांपल आ जाएगा इसमें। उसके बाद एलानिन आ जाएगा, एलानिन और फेनिल एलानिन दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। फेनिल एलानिन आता है तो वो आवश्यक में जाएगा, एलानिन आता है तो अपना अनावश्यक में जाएगा। उसके बाद थर्ड है ग्लाइसिन, तो ये देखिए लिखा है एस्पार्टिक एसिड है ना, और ये एलानिन है, और जी से क्या है, ग्लाइसिन, तो आग। ठीक, आग है अनावश्यक, है ना, आग है अनावश्यक, वैसे भी आग अनावश्यक होती है। ठीक है, और वीएलपी क्या है, आवश्यक है ना, तो वीआईपी या वीएलपी तो आवश्यक होता ही है। ठीक, तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया छोटा सा समझने का, याद रख सकें आप आसानी से, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एस्पार्टिक अम्ल, इसमें चाहे तो जोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका एमिनो अम्ल के टाइप, यानी प्रकार क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये रहा आज का मेरा टॉपिक, है ना। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, है ना। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपसे एमिनो अम्ल का डीएल विन्यास, एमिनो अम्ल के उपयोग, और एमिनो अम्ल की अगर कोई संरचना वगैरह होती है ना, या प्रोटीन का फॉर्मेशन किस प्रकार से करता है, उसका डिस्कशन मैं करूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।